नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफत शर्मा। न्यूज रूम लाइव अगले 40 मिनट तक लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे ढेर सारी खबरों के साथ। अलग अलग खबरें आपके सामने होंगी, देश से जुड़ी हुई भी होंगी और विदेशों में इस वक्त क्या हलचल हो रही है। यानी बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुर्खियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी विदेश दौरे पर जाते हैं तो सुर्खियां बटोरते हैं, कभी देश के अंदर ही राज्यों के दौरे करते हैं तो ढेर सारी शिलान्यास और उद्घाटन वहां पर करके आते हैं। तो हर खबर आपके सामने होगी पूरी डिटेल के साथ, पूरी गहराई के साथ, विश्लेषण के साथ। अपने एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, साथ साथ ठंड, धुंध और प्रदूषण को लेकर हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से जुड़ेंगे और वो जानकारी, वो तस्वीरें भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की कुछ अहम सुर्खियों के साथ, कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे, जिसमें आज पहली बड़ी खबर रहेगी असम और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इस दौरे को और खूब इसलिए भी मनाया जाएगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, असम के अंदर, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर उनका हिमाचल दौरा था लेकिन अब वो रद्द हो चुका है। किन्हीं कारणों की वजह से, क्या है पूरी डिटेल्स वो आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कई राज्यों में प्रचंड ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत में खास तौर पर या मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजधानी दिल्ली भी शुमार है, पंजाब, हरियाणा तो होता ही होता है। साथ साथ जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी धुंध और साथ ही साथ बर्फबारी की संभावनाएं भी अगले कुछ दिनों तक जताई जा रही है। बिल्कुल, इसी बीच बात जरा राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोहरे और ठंड और साथ ही साथ प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां पर एक तरफ प्रदूषण का स्तर पहले से ऊपर था, अब इसी बीच में फॉग और ठंड ने भी कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब बात जरा विदेश की भी करेंगे। दुनिया में क्या हलचल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अमेरिका का सीरिया में आईएसआईएस पर हवाई हमला किया गया है और ये अमेरिका ने उस बात का जवाब दिया है जहां पर 2 अमेरिका के सैनिकों को मारा गया था, उसका जवाब। और सीधे ये संदेश पूरी दुनिया में दिया गया है कि जहां जहां पर आतंकवाद बढ़ेगा, जहां जहां पर आतंकवाद उमड़ेगा, उसको हम खत्म करेंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया के लिए निकलकर सामने आएंगे। तो शुरुआत आज न्यूज रूम लाइव की एक बड़ी खबर से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। एसआईआर के बाद बंगाल की नदिया में पीएम मोदी की रैली होगी। एसआईआर करने के बाद विपक्षी दलों को पीएम मोदी एक बड़ा संदेश भी देंगे और अपनी वहां पर राजनीतिक जो आधारशिला है वो भी रखेंगे, क्योंकि चुनाव है। आपने देखा होगा बिहार में जब चुनाव होने थे उससे ठीक पहले पीएम मोदी लगातार दौरे कर रहे थे। साल की शुरुआत से ही दौरे उन्होंने किए और उन दौरों के जरिए कई परियोजनाएं, शिलान्यास बिहार में की और ये मैसेज दिया कि अगर कोई सरकार काम कर रही है केंद्र और राज्य के साथ मिलकर, यानी डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर, तो वो बीजेपी की सरकार है। ये संदेश पश्चिम बंगाल में भी देना होगा और पीएम मोदी कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का शासन कई सालों से चलता आ रहा है। साथ साथ असम पर भी पीएम मोदी का फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि असम एयरपोर्ट के टर्मिनल का उनकी तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगातें देते नजर आएंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और लोकार्पण भी किया जाएगा। मतुआ समुदाय की नाराजगी, वोटर लिस्ट पर भी संदेश दिया जाएगा, क्योंकि मतुआ समुदाय को कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर नाराजगी थी। लेकिन इसी बीच में पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और आज पहले वो बंगाल जाएंगे। 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की वो शुरुआत करेंगे और बंगाल के अंदर 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए ये डेटा जो सामने आया है कितना बड़ा नंबर है और कितने बड़े पैमाने पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को एक बार फिर से तोहफा देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असम की बात करेंगे तो एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी यहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोग हर सेक्टर में टीएमसी के कुशासन की वजह से परेशान हैं। टीएमसी की लूट और धमकी ने सारी हदें पार कर दी हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीद है। तो ये बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा है कि जो लोग बंगाल में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर टीएमसी का राज है, तृणमूल कांग्रेस वहां पर सरकार है, तो लोग उसकी कुशासन की वजह से परेशान हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि 21 दिसंबर को मैं शहीद स्मारक क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, जो ऐतिहासिक असम आंदोलन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को समर्पित है। इसके बाद मैं नामरू, डिब्रूगढ़ में असम वैली फर्टिलाइजर
एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के भूमि पूजन में शामिल हो जाऊंगा। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो असम और अन्य राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। साथ ही इसमें आयात में कमी आएगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। यानी जो हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं वो कम होगा, आयात पर निर्भर नहीं रहना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मनिर्भर का जो सपना भारत ने संजोया है उस पर ही भारत आगे बढ़ेगा और ये भारत के लिए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भारत के अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भी संकेत माना जा रहा है। तो चलिए इसी बीच बात जरा उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और इसी बीच में उनका ये दौरा बेहद ज्यादा खास माना जा रहा है। और इसी कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर बनाए गए और उसके बाद अब जेपी नड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। लखनऊ में पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया और 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा की तरफ से लखनऊ में शिरकत की। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह है जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कमान संभाली है काफी समय तक, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है। तो आज वे 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इस दीक्षांत समारोह में उनकी तरफ से वहां पर मौजूद युवाओं को उनका एक मार्गदर्शन रहेगा, एक पॉजिटिव संकेत रहेगा और समाज को कैसे नेतृत्व करना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है और इसके साथ साथ कई अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जिस पर चर्चा होगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये 21वां दीक्षांत समारोह है जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए। पार्टी नेताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। आप बाईं तरफ तस्वीरों में देख रहे होंगे, वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कुछ अन्य नेता भी शामिल हैं जिन्होंने जेपी नड्डा का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट किए और क्योंकि पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है, 2019 की जीत, 2024 की जीत उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है, 19 की जीत उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है। तो ऐसे में उनका कद पार्टी में बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद कुछ बड़े नेताओं में उनको शुमार किया जाता है और यही वजह है कि यह दौरा बहुत खास माना जा रहा है। गौरव पांडे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जरा जानकारी दीजिएगा। 21वां दीक्षांत समारोह है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और सबसे बड़ी बात ये कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ साथ महापौर सुषमा करकपाल के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को विशेष तौर पे जेपी नड्डा का आज लखनऊ का प्रदेश अध्यक्ष के जो चुने गए हैं उनका पहला दौरा है और जाहिर तौर पर 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ आ रहे हैं और ऐसे में जोर शोर से स्वागत करने के लिए सभी पार्टी के नेता पहुंचे थे एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से लेकर के सीधे दीक्षांत समारोह किंग जॉर्ज में आया गया है। जी बिल्कुल गौरव, आपसे जानना चाहूँगी, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुने गए। अब उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ पर पहुँचना कितना खास माना जा रहा है, जहाँ पर वो एक तरफ दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे लेकिन पार्टी की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो इंटरनल चीज़ें हैं, वो कैसे, उन पर कैसे चर्चाएं देखने को मिलेंगी क्योंकि अगले साल मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, एक साल बाद जो है वो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में कब कहाँ क्या हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब कौन सा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, कब कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है।
पूरी रणनीति के साथ पार्टी काम करती है। और अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ विशेषकर जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हैं, तो बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा के यहाँ आने से पंकज चौधरी को बल मिलेगा, पंकज चौधरी के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं को बल मिलेगा। और चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े मंत्री रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कि उनका आना भी यहाँ बेहद विशेष था। ये दौरा यूं ही नहीं है, सिर्फ 21वें दीक्षांत समारोह के कारण ही इस दौरे को विशेष नहीं माना जा सकता है, बल्कि ये दौरा इसलिए भी विशेष है कि अभी कुछ दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव से पहले ये मैसेज है कि पूरा केंद्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूद पड़ा है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार बनानी है, इसको लेकर के बेहद संकीर्ण है और लगातार कार्य कर रहा है। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से आधारशिला, अभी से इस बेस, इस फाउंडेशन को मजबूत किया जाना पार्टी के लिए, संगठन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी होगा क्योंकि 2024 के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, 2024 लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो संगठन के तालमेल में कई सारी खबरें सामने आई थी, दरार की खबरें आई थी प्रदेश और राष्ट्र के बीच में। वो चुनौतियां या वो गलतियां दोबारा ना हो, 2024 में जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नजर ना आए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संगठन अभी से तैयारियां कर रहा होगा। तो संगठन स्तर पर क्या रोड मैप जो है वो बीजेपी तैयार कर रही है? देखिए, बड़ी बात यह है कि पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व से आते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी फील्डिंग पहले ही सेट कर दी है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। संगठन से बात ना बनना, संगठन में मनमुटाव होना, योगी आदित्यनाथ का फैक्टर फिट ना बैठना, लोकसभा चुनाव में ये कहा जाना कि प्रदेश की सरकार ही नहीं चाहती थी कि लोकसभा में पूरी सीटें मिले, तमाम इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन चाणक्य जिन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में, उन्होंने पूरी बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले सेट कर दी है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पूर्वी पट्टी का, पहले जो बनाया गया था वो पश्चिमी पट्टी का, यानी किसानों को खुश करने के लिए। अब पूरब के ब्राह्मण ठाकुर नाराज हैं तो उनको मनाने के लिए पूर्वी पट्टी महाराजगंज से सीधे उठा करके पंकज चौधरी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, और उन्हीं के आधार पर 2027 का चुनाव लड़ने की बात करी जाएगी। जाहिर है प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका रहेगी, लेकिन संगठन से कोई विवाद फिलहाल पहले भी न नजर आया। लोकसभा इलेक्शन में ये जरूर जो सीटें हैं वो कम हुई, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की बात अलग होगी। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए, अपडेट करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव, और उसके लिए आज से तैयारियां करना प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बाकी अन्य लोगों तक पहले से सेट कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का एमवाई और पीडीए जैसे फॉर्मूलाज हल्का सा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी संगठन तैयार है। आगे बढ़ते हैं, बात गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की करेंगे। हिमाचल दौरा रद्द हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। खराब मौसम के चलते गृह मंत्री का दौरा टल गया है। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में उनको शामिल होना था, लेकिन आप जानते हैं कि आज कितना मौसम खराब है, धुंध है, कोहरा है, प्रदूषण भी है और इसके चलते ठंड भी काफी ज्यादा है। तो इसी की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा टाल दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। हो सकता है संभवतः अगले कुछ दिनों में हो जाए। हालांकि आज एक विशेष कार्यक्रम था और इसी विशेष कार्यक्रम के लिए उन्हें जाना था। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में उन्हें शामिल होना था, तो ऐसे में फिलहाल दौरा टाल दिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उनको एक समारोह में शामिल होना था, मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन मौसम जो है वो कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिला, जिसके चलते कि अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया। हमारे साथ स्टेट हेड हिमाचल प्रदेश ज्वाइन कर चुके हैं, राज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राज, आपसे जानना चाहूँगी, आज का ये जो दौरा रहने वाला था गृह मंत्री अमित शाह का कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन जो मौसम के चलते फिलहाल टल चुका है। क्या अगली कोई डेट सामने आई है जब वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं? सबसे पहले तो गृह मंत्री का दौरा जो खराब मौसम करके रद्द हो गया है, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि उनका जो नई जो तारीख है वो शीघ्र ही उनके कार्यालय से यहाँ पर बता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने उनके हिमाचल दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी और कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज्यादा था कि उनके आने से जो है आने वाला जो समय है उसमें भाजपा में एक नई जोश उभरेगा और नई रणनीति बनाई जाएगी।
बिल्कुल राज, लेकिन चूंकि आज विशेष कार्यक्रम था, उनको पहुंचना था, आज खास दिवस था, लेकिन पहुंच नहीं पाए। क्या दोबारा से दौरा किया जा सकता है? भले ही कार्यक्रम में शिरकत ना कर पाएं, लेकिन जो उनका एक पार्टी लेवल एजेंडा होता है वो भी किसी राज्य में एक मैसेज देना होता है, तो क्या ये दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है? शीतल जी, जो जहां तक अभी तक हमारे पास जो सूत्रों से मिली, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार, हाँ। जो उनका दौरा जो है बहुत शीघ्र ही उनकी नई तारीख जो है वो होगी और वो हिमाचल से एक बार फिर से दौरे पे आएंगे। और मौसम के खराब होने के चलते जो उनका दौरा रद्द हुआ, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में एक मायूसी भी देखी जा रही है। लेकिन जो लग रहा है कि उनका दौरा जो है वो शीघ्र जो है हिमाचल में होगा, क्योंकि हिमाचल में जो राजनीति घटनाक्रम जो जिस हिसाब से बन रहे हैं, उससे जो है एक भाजपा को नई जान फूंकने के लिए उनका दौरा बहुत जरूरी माना जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं राज अग्रवाल जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और बूथ स्तर तक उनका जो कार्यकर्ता होता है वो मजबूत होता है और ऊपर से लेकर नीचे तक उनके संपर्क बने रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक परंपरा चली आती है, एक तरफ एक वक्त बीजेपी की सरकार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है। हालांकि अभी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या बीजेपी का लक्ष्य, बीजेपी का फोकस अभी से अगले चुनाव के लिए बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है? बिल्कुल शीतल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल जनवरी महीने में पंचायती चुनाव होने थे और उसको भी देख के लग रहा था कि अमित शाह जी के आने से, यहाँ पर दौरा होने से भाजपा में एक जोश उभरेगा और जो पंचायती और जो चुनाव होने हैं पंचायतों के, इसमें भाजपा जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज अग्रवाल हमारे साथ स्टेट हेड हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बने हुए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उनका आज बंगाल का दौरा होना था और चॉपर से नदिया के ताहिरपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को बड़ी सौगातें देने वाले हैं और आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर खास तैयारियां जहां पर प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल रही है, वहीं पार्टी लेवल पर भी अलग से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ज्यादा खास माना जा रहा है। 3200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास बंगाल के अंदर करेंगे और उसके बाद वो असम की तरफ रवाना होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये दौरा इस दृष्टिकोण से भी अहम है क्योंकि चुनाव भी बंगाल में है और एसआईआर अभी हुआ है, भारी विरोध भी हुआ है। लेकिन इस बीच ये दौरा कितना अहम रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि बीजेपी की एक खासियत या पीएम मोदी की एक खासियत हमेशा रहती है कि जब भी वो चुनाव से पहले कहीं जाते हैं तो ज़रूर लोगों के बीच एक ऐसा मुद्दा रखते हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी आकर्षित होते हैं या उनके मुद्दों की तरफ आकर्षित होते हैं। बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, इलाके में। तो ये बंगाल की तरफ पहले से फोकस है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब बंगाल की भी बारी है, बंगाल को भी हमने साधना है। आज ये जो शिलान्यास वहाँ पर होगा, उद्घाटन होगा, काफ़ी मात्रा में वहाँ पर आज ये उद्घाटन होने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत अहम माना जा रहा है। तो देखिए, देश के कई राज्यों में प्रचंड ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे से लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस हुआ है, -4 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में 150 फ्लाइट रद्द हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में घना कोहरा छा सकता है। यहाँ पर 8 जिलों के स्कूलों की 20 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई है, ताकि बच्चों को सुबह सवेरे उठकर इस प्रचंड ठंड के अंदर, इस घने कोहरे के अंदर स्कूल ना जाना पड़े। फिलहाल ये तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि दिल्ली की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हिमाचल की बात करें, या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे प्लेन एरिया की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरीके का जो मंजर है, जो नज़ारा है, वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की तारीख जो एमईटी की तरफ से बताई गई थी, आईएमडी की तरफ से, वो ये है कि 20, 21 और 22 को एक बार फिर से कोहरा और बढ़ सकता है, जहां पर मैदानी इलाकों के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो
पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, अनुमान ये है। लेकिन कल देर शाम से ही और कल सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अंदर रहने की अपील की गई है और इनफैक्ट कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, बच्चों की तबीयत ना बिगड़े। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं आपके सामने, क्योंकि घना कोहरा भी है और इस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, ठंड बढ़ने लगी है, खास तौर पर कश्मीर का इलाका जहां पर ठंड जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हो गई है। अब बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है, अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी होने की वजह से अब चिंताएं बढ़ सकती हैं, ठंड बढ़ सकती हैं। कल से जिले कलाम भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब ठंड से बचने के लिए अब क्या क्या इंतज़ाम सरकारों की तरफ से किए जाएंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं या जो वहीं पर सड़कों के किनारे आपने देखा होगा बड़े लोग वहां पर बसते हैं। तो ये बड़ी चुनौतियां होती हैं हर किसी के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, ज़िला लेवल के प्रशासन के लिए, क्योंकि जब पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होती है तो उसमें कनेक्टिविटीज़ का जो सिलसिला है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो रिस्टोर करना, उसको सुचारू रूप से चलाना, वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है। दो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, इरशाद भट्ट बारामूला से हैं और शंभू राही रायपुर से हैं। इरशाद, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब है, पिछले 1 से 2 दिनों में मौसम ने करवट ले ली है और धुंध भी काफ़ी छाई हुई है। ठंड किस तरह से बढ़ रही है और ठंड से बचने के लिए उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि लगातार जो है ये मौसम जो है ये बदला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखा जाए आज जो है अबरालूद है, यानी कि अब 24 घंटों में जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है हल्के दर्जे की बर्फबारी अब होने वाली है, बारिशें होंगी, उसकी वजह से जो है काफ़ी राहत मिलेगी। यानी कि नवंबर महीने के साथ साथ चाहे हम इस दिसंबर महीने के हवाले से बात करें, जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। एक तरफ से यहाँ पे धुंध है, फॉग है, यानी कि इसके साथ साथ ये लगता है शायद जो है इस वक्त चलाए कलान चल रहा है, यानी कि कल से जो है चलाए कलान का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा और उसके चलते जो है ठंड में जो है काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए यहाँ पे बर्फबारी होगी या बारिशें होंगी, उसके चलते जो है कमी पेशी थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अस्पतालों में, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के हवाले से बात करें या हंदवारा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या दीगर जो हेल्थ के मराकज हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो SOP जो गाइडलाइंस दिए गए हैं इंतजामिया की तरफ से, हेल्थ महकमे की तरफ से या मौजूदा सरकार हो, LG इंतजामिया हो, उस पे जो है दिलचस्पी देने की जरूरत है। आए रोज जो है यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि कारण यही है, एक तो तेज रफ्तारी की वजह से लोग गाड़ी ये 2 व्हीलर चलाते हैं और उसके साथ साथ देखा जाए फिसलन काफी होती है अलग अलग मुकामात पे, यानी कि इसके साथ साथ धुंध की वजह से या हम सर्दी की वजह से। और देखा जाए इस वक्त भी काफी हद तक जो है ये सर्दी जो है बढ़ चुकी है, यानी कि इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है अलग अलग इलाकों में हम जब सुबह सवेरे निकले, यानी कि 7 बजे के करीब जो है उस वक्त भी लोग जो है फॉग लाइट्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सुबह शाम काफ़ी सर्दी होती है, दिन में अगर से धूप निकलती है उसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत राहत मिलती है। इसके साथ साथ देखा जाए इंतजामिया की तरफ से खुसूसन जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला की जानिब से जो है तमाम तर अफसरों को ये हिदायत दी गई किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से जो है यहाँ पे इंतजाम रखने हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए, खुसूसन सर्दी इलाके जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं, जो बॉर्डर पे हैं, वहां पे लोगों की तरफ से जो है शिकायतें आती रहती है, क्योंकि अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें, चाहे हम दीगर जो मिट्टी का तेल है, बालन है या दीगर तो वहाँ पे जरूरत होती है उन लोगों को, वो वहाँ पे जो है उसकी कमी पेशी जो है इस वक्त नजर आ रही है। हर वो स्टेप उठाया जा रहा है जिसकी वजह से कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि एक्सट्रीम हार्श विंटर्स यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती है। फिलहाल हमारे साथ शंभू राही भी ज्वाइन कर चुके हैं। शंभू, आपसे जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग जो भी एरियाज है वहाँ पर क्या कुछ हाल है मौसम के? बिल्कुल सिंपल, देखिए जिस तरीके से मौसम ने काफी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान से काफी डिग्री जो है वो नीचे आ गया है। बताना चाहूंगा रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में भी जो है कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इसके साथ ही उन इलाकों पर भी ठंडी पड़ रही है जो खास करके मध्य प्रदेश के इलाके हैं,
इस पे है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो नीचे गिर गया है। सुबह होते ही काफी कोहरा का यहाँ पर घने कोहरा का सामना करना पड़ा, जिसके चलते जो विजिबिलिटी जो क्षमता है वो कम हो गया है और जल्दी धूप ढल जा रही है, जिसके चलते जो है यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके बात करें तो हम अंबिकापुर, जसपुर की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो यहाँ पर भी जो है काफी यहाँ पर ठंडी कड़ाके की पड़ रही है। सुबह शाम जो है ठंडी यहाँ पर पड़ रही है। कुछ ही समय के लिए धूप यहाँ पर निकल रहे हैं, उसके बाद ही 3-4 बजे के बाद यहाँ पर लगातार पारा गिरते जा रहा है और ठंडी काफी यहाँ पर बढ़ गई है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश के लगभग 9 ऐसे जिले हैं जिनको जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें खास करके बताना चाहूंगा, इसमें जसपुर, बलरामपुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सूरजपुर और ऐसे कई स्थान है जिसको लेकर के जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, जहां पर काफी यहाँ पर जो है वो ठंडी यहाँ पर बढ़ रही है। और निश्चित ही ये हिदायत दी गई है कि बिना काम के घर से ना निकले, और निकले तो बिल्कुल ही गर्म कपड़े पहन करके निकले। और लोग ठंडी से बचने के अलाव जला रहे हैं। इसके साथ ही अन्य जो गर्म कपड़े हैं उनकी मार्केटिंग जो है वो बढ़ गई है। लगातार लोग खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इतनी ठंडी बढ़ी है। स्वाभाविक है, ठंड होगी तो गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ेगी, बिक्री भी बढ़ेगी। फिलहाल मैं इरशाद आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा कि जरा तस्वीरें भी लोगों को दिखाइएगा, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत तो है ही है, लेकिन जब ये माहौल बनता है तो और खूबसूरत हो जाता है, भले ही ठंड बढ़ जाती है। आगे क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है, और साथ साथ जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइएगा दर्शकों को। देखिए, अक्सर व बेशतर जो है 25 दिसंबर के दिन जो है क्रिसमस पहले जो है मनाया जाएगा पूरे दुनिया भर के साथ साथ, चाहे हम पूरे मुल्क की बात करें या यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, या इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जहां पे गिरजाघर है वहां पे पहले से जो है इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाते हैं। यानी कि इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर जो है तैयारियां की जा रही है। इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जब न्यू ईयर आएगा, यानी कि 2026 का जो जब आगाज होगा, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे अलग अलग खुसूसन 31 के दिन या हम रात के समय जो ही 2026 जो है इंटर होगा, उसके साथ साथ गुलमर्ग में जो है बाकायदा तौर पर वहां पे प्रोग्राम जो है यानी कि जश्न जो है वो इनेकाद किए जाएंगे। खुसूसन देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, इस वक्त काफी सर्दी है। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पे धुंध जो है वो नजर आ रही है। खुसूसन देखा जाए, ये जो आप देख सकते हैं लगातार जो है ये उशकुरा बारामूला से आप ये मनाजिर देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ चाहे वादी कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि पूरी तरह से जो है धुंध छाई हुए है। ये जो गिने चुने आप लोग देख सकते हैं इस तरफ, यानी कि ऊपर वाले जो इलाके हैं जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, जहां पे लगातार जो है लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा है, काफी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जब यहाँ पे बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, उसकी वजह से जो है काफी हद तक जो है राहत मिलेगी। और इसके चलते अगर मैंने पहले बताया इंतजाम के हवाले से बात करें, खुसूसन मैन एंड मशीन एरिया जो है वो तमाम तर यहाँ पे रखी गई है, खुसूसन मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ चाहे म्युनिसिपल काउंसिल हो, R&B हो, या दीगर जो इलाकों में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के लोग जो है जो अफसरान हैं वो बिल्कुल जो है मॉनिटर कर रहे हैं, नजर पे बनाए रखे हुए हैं, और ताकि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल के तौर पर यह बताया जाता है 24 घंटों में जो है अब बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जब बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, उसकी वजह से जो है काफी राहत मिलेगी। फिलहाल इस वक्त मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि ठंड काफी है। अगर इस वक्त मामूली तौर पर जो है धूप निकली, ताहम उसमें जो है बाकायदा तौर पर देखिए जब ठंड बढ़ती है तो लोगों को बिजली, पानी और सड़क सुविधा से लोगों को वंचित रहना पड़ता है। अब देखिए 2 दिन पहले यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक मीटिंग भी की गई, जिसके अंदर की इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई, स्नो क्लियरेंस को लेकर चर्चा हुई और बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। अब इसको लेकर कैसे धरातल पर, ये ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी, ताकि हर साल की तरह इन हार्श विंटर्स में, इस चिल्ले कलां के वेदर में, इस मौसम में भी लोगों को दिक्कतें थोड़ी सी कम कंपैरेटिवली पिछले सालों से पेश आए। इरशाद, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल चिल्ले कलान के दौरान या फिर इससे कुछ दिन बाद भी लोगों को हार्श विंटर्स का सामना करना पड़ता है। बिजली, पानी और सड़क, ये तमाम 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोगों को वंचित रहना पड़ता है। सरकार की क्या तैयारियां हैं इन तमाम चीजों को लेकर, ताकि हर साल की तरह इस बार भी कोई दिक्कत ना पेश आए लोगों को, और स्नो क्लियरेंस को लेकर क्या तैयारी है?
बिल्कुल देखिए बिल्कुल, जब बर्फबारी यहाँ पे होगी तब लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी उरूज पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नजदीकी इलाके जहाँ पे फिसलन काफी होती है, तीमारदारों के साथ साथ चाहे मुकामी लोगों की बात करें, उनको काफी सफर करना पड़ रहा है, काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को ड्यूटी पे जाना हो, जिन लोगों को जो है बाकायदा तौर पर जो दुकानों पे जाना हो उस टाइम, हालांकि उनको भी काफी सफर करना पड़ रहा है। देखा जाए अब बाकायदा तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिलों में जो इंतजामात किए गए, क्या वो सही तरीके से जो है वो ग्राउंड जीरो पे जो है देखने को मिलेंगे या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त ये जो मौसम है ये नासाजगार बना हुआ है। अब जब बारिश होंगे तब देखना होगा क्या ये मुश्किलात और बढ़ेंगे या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है इरशाद, धन्यवाद आपका, और शंभू आपका भी शुक्रिया वहां की तस्वीरें बताने के लिए और दिखाने के लिए। छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर हो, ठंड बढ़ रही है। कश्मीर में भले ही जुलेखना कल से शुरू हो रहा है, लेकिन ठंड ऑलरेडी काफी हो गई है। दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। ट्रिपल अटैक ये है, एक और अटैक है। आईजे एयरपोर्ट्स पर 129 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, ये भी एक अटैक ही है। उसके साथ साथ कई सारे चालान किए जा रहे हैं। कोहरे के कारण दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम, दिल्ली में गंभीर श्रेणी में वायु प्रदूषण हो गया है। जो AQI है वो कम से कम 400 के ऊपर जा चुका है। अब ठंड भी बढ़ गई है, कोहरा भी बढ़ गया है, तो इसके साथ साथ कई सारी फ्लाइट्स, कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कई बसेस को रोक दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर किसी के पास ना हो, उसको लेकर वहां पर चालान भी किए जा रहे हैं। और कई सारे चालान कल से हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मुसीबत है आम लोगों के लिए। जाएं तो जाएं कहाँ, कामकाज के चलते कुछ वाहनों को रोक लगा दी गई है। लेकिन सरकार की थोड़ी सी नजरअंदाजी और थोड़ी सी गंभीरता जो है वो कम दिखाई नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण को लेकर। भले ही अब कदम उठाए गए हों, लेकिन वो पर्याप्त नजर नहीं आ रही। अब दिल्ली की तस्वीर पूरी तरीके से गैस के गुबार में लिपटी हुई नजर आ रही है। ठंड बढ़ गई है। ITO दिल्ली की एक तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं निजामुद्दीन दिल्ली की। तो ये दो तस्वीरें जहां पर कोई खास फर्क नहीं है शीतल, चाहे कोई भी इलाका हो दिल्ली का, या फिर अब दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल हवा एक है और ये हवा जो है वो ट्रैवल करते करते अब बाकी के एडजॉइनिंग स्टेट्स तक भी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बेहद ज़्यादा परेशानी दिल्ली में अभी फ़िलहाल पेश आ रही है, जहां पर पहले से ही AQI 400 के पार था। अब यहाँ पर घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं, इस हवाले से थोड़ी सी और अपडेट उनसे लेंगे। संदीप, दिल्ली और दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज, फरीदाबाद, हरियाणा, क्या कुछ वहाँ की तस्वीर है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ट्रिपल और 4 टाइम्स अटैक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्रदूषण है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, घना कोहरा है, ठंड बढ़ चुकी है। लोग कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बहुत मुश्किल हो चला है यहाँ पर। जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पिछले दिनों से खराब श्रेणी में बना हुआ है, तो वहीं कोहरे की चादर और फिर अब ठंड जो है, 3 अटैक एक साथ जो है दिल्ली NCR के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। आज सुबह से ही जो है सूरज नहीं निकलने के कारण ठंड जो है और ज्यादा बढ़ रही है, या कहें कि जो शीत लहर जो है एक तरह से शुरू जो है कह सकते हैं कि होनी शुरू हो गई, क्योंकि कल शाम से ही जो थोड़ी थोड़ी हवाएं उछल रही हैं। हालांकि उससे पोल्यूशन तो कम होगा, लेकिन तेज अगर हवाएं चलती हैं तो शीत लहर का असर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और उससे फिर से जो है लोगों को परेशानियों में डालने का काम जो है ठंड कर सकती है। ऐसे में अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुबह के समय कोहरा और जो शाम के समय कोहरा है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में वैसे ही बना हुआ है। ऐसे में बीमारियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो जो है पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे फिर अब ठंड की वजह से हो, उसके भी पेशेंट जो है अस्पतालों में पहुंचने लगे। तो यानी कि एक साथ 3 मार जो है वो दिल्ली वासी झेल रहे हैं, और ऐसे में आज धूप न निकलने की वजह से और ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन ठंड तो है ही, स्वाभाविक है। अब महीना दिसंबर का महीना आखिरी दौर में है, जनवरी का महीना भी शुरू होना है। इन दिनों ठंड तो रहती रहती है, लेकिन ये जो मिश्रण बन गया है दिल्ली के अंदर, ठंड और प्रदूषण का, गैस का गुबार जो बन गया है, क्या इसको लेकर अभी भी सरकार गंभीर है? आने वाले दिनों में और कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार चालान भी किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए चालान किए जा रहे हैं और पीओसी जिनके पास या कहें कि फिटनेस सर्टिफिकेट जिन वाहनों का नहीं है, उनको जो है पेट्रोल डीजल नहीं दिए जा रहे हैं और सीधे तौर पर इसका असर जो है कह सकते हैं कि पड़ना शुरू होगा, लेकिन अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ये ज़रूर माना जा रहा है कि कल अगर जो शाम को हवाएं जो चली हैं, आज सुबह से ही हवा जो चल रही है, उससे पॉल्यूशन का स्तर जो है कुछ कम हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर पॉल्यूशन 450 व 500 पहुंचा हुआ था, तो अब लगभग 350, कहीं पर 400 या 420 पर जो है कह सकते हैं कि 50 तक ये कहें कि कुछ प्रतिशत ठीक है तक जो है संदीप। कम हुआ है, लेकिन हाँ अगर हवाएं चलती हैं तो और असर पड़ेगा, या फिर ठीक कहें कि जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये जानकारी साझा करने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। देखिए इस वक्त बड़ी अपडेट, इमरान खान को 17 साल की सजा मिलने की बात कही जा रही है। ये पाकिस्तानी मीडिया के आधार पर खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को सजा दी गई है और इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा दी गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और पूरे जियोपॉलिटिकली ये बड़ी हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से जो खबर आई है उसमें ये जिक्र किया गया है कि इमरान खान को, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको 17 साल की सजा दी गई है। हालांकि ऑलरेडी वो जेल में है और पिछले कुछ दिनों में कई अफवाहें भी हुई थी। उनका परिवार प्रदर्शन कर रहा था कि उनसे मिलने नहीं दे रहा, वो अनिश्चितताएं नजर आ रही थी। लेकिन अब 17 साल की ऑफिशियल यानी आधिकारिक सजा जो पाकिस्तानी मीडिया है उस आधार पर खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है ये अभी धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला उनके पीछे पड़ गया और अब उनको और उनकी बीवी को भी, उनकी पत्नी को भी 17 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो सियासत है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ आसिम मुनीर है जिन्हें कि ओवरऑल इंचार्ज जो है वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी का बना दिया गया है और अभी फिलहाल वहां पर कोई ठोस जो यहाँ पर सरकार है वो नहीं है। हालांकि वहाँ पर शहबाज शरीफ पीएम के तौर पर ज़रूर है, लेकिन वो एक डमी पीएम के तौर पर हैं, ये सभी लोग जानते हैं। फिलहाल अभी की अगर बात करेंगे तो इमरान खान को 17 साल की सज़ा सुना दी गई है और ये पूरा मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, जहाँ पर वो पहले ही 2023 से कई साल पहले से जो है वो फिलहाल जेल में थे, लेकिन इसके चलते अब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हमने इमरान खान की मौत की अफवाहें भी सुनी थी। उनकी बहनें जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी, रोती बिलखती नजर आई और उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए कि पुलिस ने उन्हें जो है फिजिकली हैरेस किया है, उनके बाल पकड़कर उन्हें सड़क पर घसीटा है। ये कहना था इमरान खान की 70 साल की बड़ी बहन का। लेकिन इसी बीच में ये तमाम अफवाहें जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। कहा जा रहा है कि जेल प्रशासन जो है मनमानी कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मान रहा है, ना ही जो एडवोकेट है, जो उनके मुवक्किल है, जो उनके वकील थे, उन्हें भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते कि कई तरीके की अफवाहें बातें उड़ती नजर आई। इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं उड़ती नजर आई। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से इमरान खान को 17 साल की और सजा सुनाई गई। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, उनकी पत्नी को भी 17 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा और ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भ्रष्टाचार के अंदर ये इन्वॉल्व पाए गए, जिसके चलते कि अब इन दोनों मियाँ बीवी को, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी जिनका नाम है, इन दोनों को अब जेल की सजा काटनी होगी और 17 साल तक और इन्हें जेल में रहना होगा। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान के हालात बेहद ज़्यादा खराब हैं। इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पर हैं और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आते हैं। हमारे सहयोगी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इस हवाले से और जानकारी लेंगे इनसे। आसिफ, ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। पहले ऑलरेडी हमने अफवाहें सुनी इमरान खान की मृत्यु को लेकर, उनकी बहन की तरफ से आरोप लगाए गए कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है, सड़क पर घसीट रही है, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और अब करप्शन के केस में उनको और उनकी बीवी को 17 साल और जेल में रहना पड़ेगा। क्या कुछ वहाँ की पूरी अपडेट सामने आ रही है? आसिफ, आप सुन पा रहे हैं? तो बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर इमरान खान को 17 साल की सजा और उनकी बीवी को भी 17 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है।
तो हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के इंटरनल जो मामले हैं वो लगातार कहीं ना कहीं विवादों में नजर आते हैं। कभी इमरान खान की मृत्यु की खबरें सामने आती हैं, ये अफवाहें होती है। उनकी जो बहन है वो आरोप लगाती है कि उन्हें पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं और अब करप्शन के केस में और उनको और उनकी बीवी को 17 साल और जेल के अंदर काटने पड़ेंगे। क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए शिवपत में इमरान खान पर कुल मिलाकर 140 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और 12 से 13 केसेस में पिछले 2-3 हफ्तों में ये डेवलपमेंट्स हुई थी कि उनको राहत मिलने की या जमानत मिली। उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो अब जेल से बाहर आएंगे। पीटीआई वर्कर्स ये चाह रहे थे, उनके बाकी सारे लोग या पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो पाकिस्तान में। उस बीच एक और बहुत और ये भी कहेंगे कि इस साल के एंड में और नए साल से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के चेयरमैन और उनकी पत्नी को लेकर जब फैसला आया तो इस साल का अंत में बहुत बड़ा धचका पीटीआई के लिए है, पाकिस्तान के उन लोगों के लिए है जो इमरान खान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अभी एक हंगामा खत्म नहीं हुआ था कि उनसे मुलाकात को लेकर सरकार तंग कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट का, आईएसआई का, सेना का बहुत ज्यादा जोर है। उस बीच इस तरह की खबर आना ये अपने आप में पाकिस्तान को खुद बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाली है, क्योंकि पुराने केसेस उनके जैसे जैसे सॉर्ट आउट एक केस होता है तो नया केस ओपन कर दिया जाता है और 150 के आसपास जिस व्यक्ति पर केस हो उन मुकदमों को झेलना फिर एकदम से बाहर आना ये शायद कल्पना से कम नहीं है। प्लस आज ये जो केस है इसमें 4 साल उनको हो गए हैं। आरोप यह है कि वो सरकार के अंदर बैठकर अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे, चुनिंदा लोगों को सरकार की परियोजनाएं दे रहे थे, टेंडरिंग करवा रहे थे और उस केस की कॉपी अब खोली गई उस समय जब उनको अडियाला जेल से अटक जेल शिफ्ट करने की भी बातें हो रही थी। ऐसे में इस तरह का फैसला ये बताता है कि अभी भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खुलकर आमने सामने वो जो विवाद थे अब और गहराते नजर आएंगे और ये पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति और खराब करेगा, क्योंकि पीटीआई ने थोड़ी देर पहले जब उन्हें कोर्ट के इस डिसीजन का पता चला तो पूरे देश के अंदर, पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में हड़ताल का, प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि टकराव जैसी स्थिति बनेगी। सुरक्षा इस समय अदालत के बाहर भी बढ़ाई गई है जहां पर उनके वकील बाहर निकले। और खबर यह भी है कि एकतरफा फैसला इसलिए करार दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उनके मुताबिक कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा अदालत में नहीं था या सरकार की तरफ से कम जो जवाब देता, वन साइडेड सारी कहानी सुनी गई, फैसला सुना दिया गया और दलीलें पीटीआई के लीडर्स की भी या उनका जो वकील था उसकी भी नहीं सुनी गई। अब इसमें 2 चीजें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं इस वक्त कठिनाइयां और भी मुश्किल हैं, क्योंकि 27th अमेंडमेंट जब से हुई है पाकिस्तान की जो इस वक्त मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके पास जब पूरी आप कह सकते हैं कि सत्ता का कंट्रोल है। पहले अगर 70 या 30% का थोड़ा फर्क भी था, इस समय 90% से ज्यादा चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। सिवाय छोटे बड़े जो सरकार की परियोजनाएं होते हैं उसके अलावा नवाज शरीफ या उनके भाई और उनकी बेटी के पास कुछ भी नहीं है। बाकी सारा काम, मिलिट्री कोर्ट्स हो, अदालतें हों, वो सारी 27th अमेंडमेंट के तहत तीनों सर्विसेज का जो चीफ है, प्रमुख है, जिसने जिम्मेदारी संभाली, आसिम मुनीर के पास है और वो तो इमरान खान को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मुश्किल पीटीआई के लिए, शायद जहां केसेस खत्म करने वाली कहानी सुनाई जा रही थी वहां पर आप कह सकते हैं कि नई एक चैप्टर का आगाज हो गया है साल 2026 की शुरुआत से पहले ही। ओके, ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आसिफ रशीद यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत जो है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इमरान खान के जो समर्थक थे वो ऑलरेडी सड़कों पर थे, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि पिछले दिनों अलग अलग तरीके की खबरें यहाँ पर हमने सुनी। लेकिन अब जब उनको और उनकी बीवी को कोर्ट की तरफ से 17 साल की और सजा सुनाई गई करप्शन केस में, तो अब हालात जो है वो और बिगड़ते नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। नमस्कार।